Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll discuss remedies for breach of contract and types of damages. Law of contract का ये टॉपिक है. So इसमें हम कवर करेंगे breach, remedies, damages, quantum, merit, simplified, precise performance of the contract. So let's start our video. ब्रीच माने आप सबको पता ही है. कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ना. ब्रीच मतलब बेसिकली तोड़ना चीज़ों को, चीज़ों को नहीं, लॉ को, कॉन्ट्रैक्ट को. Breach of contract is a legal term that occurs when one or more parties fail to fulfill their obligations as outlined in a valid contract. Breach of contract तब आता है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज़ होती है, वन या उससे भी ज़्यादा पार्टीज़ होती है, वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाती, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस पे नहीं खरी उतर पाती, उसे पूरा नहीं कर पाती. ठीक है. और ये कई तरीक़ों से होता है. दिस कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज फ्रॉम माइनर टू मेजर ट्रांसग्रेशन. मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, छोटे से बड़े, एंड हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज. और सबके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट भी होते हैं, ब्रीचिंग पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं. सो इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. टू अंडरस्टैंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन मोर डिटेल इट्स हेल्पफुल टू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. सो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स ऑफ ब्रीच को समझेंगे कि ब्रीच के एलिमेंट्स क्या है. सबसे पहले तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें पार्टीज़ का म्यूचुअली अग्री करना, सेम पेज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके बीच कंसिड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? अग्रीमेंट होता है, कंसिड्रेशन होता है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब जाके वो लीगली वैलिड होता है, राइट. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है. देन उसका नॉन परफॉर्मेंस होना, तब जाके वो ब्रीच के अंडर काउंट होगा. कि द ब्रीचिंग पार्टी मस्ट हैव फेल्ड, यानी कि एक पार्टी है जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, वो फेल हुई है फुलफिल करने में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को पूरा करने में वो फेल हो गई है. ईदर थ्रू इन एक्शंस, या तो उन्होंने कोशिश की थी, एक्शंस के थ्रू पता चला कि वो नहीं कर पा रही है, या फिर एक्टिव इंटरफेरेंस विद द अदर पार्टीज परफॉर्मेंस, या फिर दूसरी पार्टी के परफॉर्मेंस में एक्टिवली इंटरफेयर करना, बता देना, या फिर कुछ और किसी और पार्टीज़ के से लिंक रखना. Materiality of the breach. Breaches can be classified as material or minor. A material breach significantly impacts the, जो मटीरियल यानी मटीरियलिस्टिक ब्रीच होती है वो इम्पैक्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट्स प्रपोज और बेनिफिट्स को फॉर द नॉन ब्रीचिंग पार्टी. पोटेंशियली जस्टिफाइंग टर्मिनेशन, यानी कि वो जस्टिफाई कर रही है टर्मिनेशन को. माइनर ब्रीच क्या होता है? यूजुअली इन्वॉल्व्स डेविएशन विद मिनिमल इम्पैक्ट. कम इम्पैक्ट होता है माइनर ब्रीच का, छोटा इम्पैक्ट होता है, जिनमें छोटी मोटी रेमेडीज़ हो जाती है थ्रू एडजस्टमेंट और कॉम्पनसेशन. ठीक है. नाउ मतलब बड़े जो मटेरियल बड़े ब्रीचेज है ना, उनको तो अपने एक्शंस को अच्छी तरीके से जस्टिफाई करना पड़ता है, क्यों उन्होंने ब्रीच किया. कितनी बार तो कोर्ट से ऑर्डर आता है कि दैट यू हैव टू कंप्लीट योर कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्ट. और जो माइनर ब्रीच है उसमें खत नहीं कर पाए, ठीक है, स्यू कर दिया, कंपनसेशन दे दी, एडजस्टमेंट्स बिठा के हो जाता है. Then contract breach and remedies simplified. Introduction. In a legal contract, parties commit to fulfilling their respective duties. And if a breach occurs, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पार्टीज क्यों आती है कॉन्ट्रैक्ट में? वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करती है. कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशन को वो फुलफिल करना है उनको, जिस पे उन्होंने साइन किया है, दे डू दैट. देन इफ़ ब्रीच अकर्स, अगर उनमें से कोई ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो लॉ उसके लिए रेमेडीज़ ही प्रोवाइड करती है. व्हेन वन पार्टी वायलेट्स द अग्रीमेंट, थ्री मेन रेमेडीज़ कम इन टू प्ले. जब एक पार्टी है ना वॉयलेट करती है अग्रीमेंट को, तो तीन मेन रेमेडीज़ है, जो कि फर्स्ट है एड्रेसिंग ऑन गोइंग लॉसेस और इंजरीज. पहले तो देखना कि क्या लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से, क्या इंजरी हुई है. देन फॉलोइंग स्पेसिफिक लीगल प्रैक्टिस, उसका पूरा एक लीगल प्रोसीजर होता है. देन सीकिंग इंस्ट्रक्शंस, और फिर इस तरीके से आगे चल के कंपनसेशन एंड मेनी मोर थिंग्स विल ऐड. देन लीगल फ्रेमवर्क. Civil proceedings fall under the Contract Act while orders and specific functions are governed by the Special Benefit Act 1963. Remedies क्या है? A breach of contract where one party fails to comply with its obligation offers several remedies for the affected party. अब इसमें remedies क्या है? पहली है contract rescission. If one party fails in its duty, the other party can withdraw from the contract and deny the performance. ठीक है. अगर एक पार्टी है वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने में फेल हो जाती है, तो दूसरी पार्टी खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट से वापस नाम ले लेगी अपना, और परफॉर्मेंस करने से मना कर देगी जो उसको करनी थी. Section 65 of the Indian Act mandate that the withdrawing party must repay any benefits received. And अगर अब जब नहीं हो पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 65 में ये कहा गया है कि जो पार्टी विड्रॉ कर रही है उसको जो
बेनिफिट्स उसे मिले मिले थे ना, उसे रीपे करने पड़ेंगे। एंड सेक्शन 75 allows for claiming damages or compensation of recession. According to section 75, जो डैमेजेस है, कंपनसेशन है रीसेशन में, वो भी देने पड़ते हैं, वो अलाउ करती है डैमेज लॉसूट। सेक्शन 73 से क्या होता है, मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें सारे सेक्शंस भी हैं और मैं कुछ मिस आउट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ पढ़ के हर एक वर्ड के मीनिंग के साथ समझा रही हूँ। सेक्शन 73 एनेबल्स द विक्टिम ऑफ अ ब्रोकन प्रॉमिस, कि अगर विक्टम, उसके लिए विक्टम के लिए है ये सेक्शन, कि जो भी विक्टम बना है ब्रोकन प्रॉमिस का बेचारा, टू क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस, कि उसे कंपनसेशन मिले उसके लॉस का, और जो उसके डैमेजेस है वो रिकवर हो जाए रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में। डैमेजेस में बी ईदर अग्रीड अपॉन और लिक्विडेट डैमेजेस और असेस्ड बाय द कोर्ट। सो ये सब कोर्ट देखती है कंपनसेशन किस तरह देना है, किस टाइप के डैमेजेस उसको हुए हैं, कैसे रिकवर करना है, सब कुछ। देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लॉ सूट, दिस रेमेडी requires the breaching party to fulfill its contractual obligation। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है, ये हमने पहले भी एक वीडियो में कवर किया था, कि इसमें कोर्ट ऑर्डर देती है दैट द पार्टी जिन्होंने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, दे हैव टू कंप्लीट, दे हैव टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। एंड कितने केसेस में तो उनको कंपनसेशन भी देनी पड़ती है और कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करना पड़ता है, बिकॉज ये कोर्ट का ऑर्डर होता है, क्योंकि कंपनसेशन इज़ नॉट इनफ कि दे के बस छूट जाएंगे। इंजंक्शन, अ कोर्ट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट इज akin to law of particular operation but in the opposite direction. An injunction can be suspend a party from action promised not to be done. In a restraining order, the court suspends the action and prohibits the continuation of illegal act. अंडरस्टैंड इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या होता है कि आपको जब कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है टू नॉट टू डू एन एक्ट, एक एक्ट है, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर बात हो रही है कि जिसको नहीं करना, कोर्ट नहीं चाहता ये आप करो, आप प्रॉमिस भी करते हो आप नहीं करोगे बट आप करते हो उस चीज़ को, तो कोर्ट एक इंजंक्शन इशू कर देता है दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस एक्ट। जैसे कि यू प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग एंड देन यू गो हैड एंड डू इट एनीवे। इन सच सिचुएशन द कोर्ट कैन इशू एन इंजंक्शन, कोर्ट एक इंजंक्शन इशू कर सकता है, वो एक स्पेशल ऑर्डर होगा दैट वो कोर्ट आपको याद दिलाएगा कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते हो। मैरिटल सिंप्लीफाइड, यानी कि इस टॉपिक के अंदर क्या है, एक लेटेंट टर्म है विच वेयर सीकिंग फेयर कॉम्पनसेशन। इसका मीनिंग नहीं बट इसका इसके अंदर जो है वो है ही कॉम्पनसेशन के बारे में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पेंटर है, आपकी और उसकी बात होती है कि आपके घर की पे आओ, आपकी वॉल्स को पेंट करो एंड देन विल दे डिसाइड। ठीक है, उससे पहले आपकी पेमेंट से कोई बात नहीं होती है उससे कि पेमेंट क्या होगी क्या नहीं होगी। अब उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बाद आपके बीच डिस्प्यूट चल रहा है, जो पैसे मांग रहा है आप वो देना नहीं चाहते उतने, आप कह रहे हो आप ज़्यादा मांग रहे हो, वो कह रहा है मैं इससे कम करूँगा नहीं। तो वहाँ पे आता है क्वांटम मेरिट सिंप्लीफाइड, जो अपना रोल प्ले करेगा, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। ठीक है, जहाँ पे उसकी फेयर कंपनसेशन, जो उसकी फेयर फीस बनती है वो उसे मिलेगी, ज़्यादा कम जो ना ही वो जो डिमांड करा, बट जो फेयर है वो चीज़ होगी उसके साथ। ठीक है, सो quantum meritor meaning earn money comes into play when one party in a contract is prevented from completing its performance। ठीक है, कब आता है ये, जब एक पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो कोशिश करती है बचने की अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने से, यानी पैसे देने से या इन सब चीज़ों से। तो फेयर कंपनसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए रोल में आता है। रिक्वायरिंग फेयर कंपनसेशन फॉर द वर्क डन। ठीक है, जो वर्क काम किया है उसके पैसे देना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो सारे केसेस है क्वांटम मेरिट सिंप्लीफाइड में जाएंगे। मेरिट सिंप्लीफाइड, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है द अफेक्टेड पार्टी में सीक वेरियस रेमेडीज, जिनमें से एक रेमेडी यही है। अब ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज़ की बात करते हैं हम। पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है वो तो बंधी हुई है, लीगली माइंड है कि उन्हें अपने प्रोमिसेस को पूरा करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करती है अपने प्रोमिसेस को पूरा, तो ये सब हम जानते ही हैं। रेमेडीज़ फॉर ब्रीच इंक्लूड रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डैमेज फॉर लॉसेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्वांटम मैरिटर एंड इंजंक्शन। इनमें से ये दो हमारी जो है थोड़ी न्यू जुड़ी है, बाकी सब आप पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हो। ठीक है,
सो जो पढ़ चुकी हूँ मैं उन्हें फटाफट फटाफट बोल देती हूँ, बता देती हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर हमारा क्या होता था, इन केस ऑफ ब्रीच द अफेक्टेड पार्टी कैन ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और जो भी अफेक्टेड पार्टी है, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, सॉरी, ऑलराइट, सो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, जो दूसरी अफेक्टेड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या कैंसिल कर सकती है, और उसे कोर्ट परमिशन देता है इनफैक्ट ये चीज़ करने की, और नॉट इवन दैट, वो कॉम्पनसेशन या अपने लॉसेस को भी कवर करने के लिए इस यू कर सकती है। ठीक है, अंडर सेक्शन 64। नाउ डैमेजेस फॉर द लॉस सफर्ड। डैमेजेस मिलते हैं जो भी आप, एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसे ब्रीच करती है, जो दूसरी पार्टी, उसकी वजह से जो भी डैमेजेस सफ़र किए होते हैं दूसरी पार्टी ने, वो अपने डैमेजेस को मांग सकती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेस इंक्लूडिंग नॉर्मल डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जेम्पलरी डैमेज एंड नॉमिनल डैमेज। अब इनको भी समझ लेते हैं। नॉर्मल डैमेज क्या होता है, जनरल, जिसे जनरल डैमेज भी कहते हैं, जनरल डैमेज। What are they? Now, general damage. These are damages that naturally happen in the usual course. यानी कि नॉर्मल है, जो मतलब कुछ करते हुए, कोई भी काम करते हुए नॉर्मल डैमेज हो जाते हैं, कुछ टूट फूट जाता है, बेसिक सी चीज़ें वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इवेंट व्हेन देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई आपने किसी चीज़ को वो किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, कोई डिलीवरी वगैरह का किसी भी चीज़ का, जो मैं बेसिक एग्जांपल आपको देती हूँ, तो उस बीच आपका वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं हो पाता है, इस वजह से आपका एक दिन का या जितना भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है वो आपका डैमेजेस जो है वो आप मांगते हो, तो उसमें आ जाता है यूजुअली। इन सिंपल टर्म्स, इमेजिन यू ऑर्डर्ड गुड्स एंड द सप्लायर डिडंट डिलीवर ऑन टाइम। नॉर्मल डैमेज वुड कवर द लॉस यू इनकर ड्यू टू डिले। जो डिले की वजह से नॉर्मल लॉस होगा वो कवर हो जाएगा आपका, तो ये नॉर्मल डैमेज है। नेक्स्ट, स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज आर फॉर लॉसेस दैट हैपन इन स्पेशल, जो कि स्पेशल और अनकॉमन सर्कमस्टांसिस में होते हैं ना, जहाँ पे होने नहीं थे लॉसेस, जो बहुत अनकॉमन है, उनके बारे में बात की गई है। गोइंग बियॉन्ड द टिपिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ब्रीच, जैसे इफ़ द डिले इन द डिलीवरी ऑफ गुड कॉज यू टू लॉस अ यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो आपकी लॉस, लाइक आपने लूज़ कर दी है, तो वो स्पेशल डैमेजेस में काउंट होगी ड्यू टू डिलीवरी, डिले डिलीवरी की वजह से, और वो स्पेसिफिक लॉस में जाएगी। नाउ नाउ एग्जाम्पलरी एंड विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है, इनको मतलब एग्जाम्पलरी भी बोल सकते हो एंड विंडिक्टिव भी बोल सकते हो। दीज डैमेजेस एम टू पनिश द पार्टी हु ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉम्पनसेट द अग्रीड पार्टी। यानी कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उनको मिलेगी, मतलब दीज डैमेजेस एम टू, उनको पनिशमेंट मिलेगी, एक तरीके से डैमेजेस पे करना इज ऑल्सो पनिशमेंट ओनली। द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉम्पनसेट द अग्रीड पार्टी, जिस पार्टी को प्रॉब्लम हुई है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगी। दे आर यूजुअली अवॉर्डेड इन केसेस ऑफ इंटरनेशनल रॉन्ग डूइंग। ठीक है, तो जो बहुत लाइक बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो गलत होता है ना, उस केसेस में इन्हें ऐसा अवॉर्ड किया जाता है एग्जाम्पलरी। इन सम डेलिबरेटली ब्रेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पलरी डैमेज कुड बी अवॉर्डेड टू पनिश देम एंड मेक अप द हार्म कॉज्ड यू। Nominal damage. Nominal damages are small amount awarded to recognize the right to claim damages for breach, even if the actual loss is minimal. अब nominal damage होते हैं कि छोटा अमाउंट भी हो ना, अवॉर्ड किया जाता है, कि जैसे किसी केस के अंदर ये बताया जाता है, चाहे छोटा ही अमाउंट क्यों ना दे रहे हो डैमेज को, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि अगर ये चीज़ दोबारा होती है तो ये कोर्ट में मैटर आ सकता है, और ये लोगों का हक है, वो अपना हक ले सकते हैं, और वो इतनी सी बात के लिए भी डैमेज लेंगे, और बाकी लोगों को भी एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इतना अपना राइट है तो क्लेम तो करना पड़ेगा। जैसे समवन ब्रेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट बट यू डिडंट सफर सिग्निफिकेंट हार्म, नॉमिनल डैमेज एक्नॉलेज योर राइट टू सीक कॉम्पनसेशन। ओके, ठीक है, नॉमिनल डैमेज यहाँ पे इस स्लाइड में रिपीट हो गया है। ठीक है, आई एम कटिंग इट हेयर। देन वाई दीज डैमेजेस मैटर। अब ये डैमेजेस मैटर क्यों करते हैं? पहली बात, फेयर कॉम्पनसेशन। नॉर्मल एंड स्पेशल डैमेजेस इंश्योर फेयरली कॉम्पनसेशन, जो भी आपके लॉसेज है उनको कवर करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चाहे कॉमन, वेदर कॉमन और यूनिक, तो फेयर कॉम्पनसेशन आपको मिलता है। पनिशमेंट एंड कॉम्पनसेशन। एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो है वो किस जगह पे ध्यान देते हैं? पहले पनिशमेंट पे ध्यान देते हैं,
फिर कॉम्पनसेशन पे ध्यान देते हैं, इन दो चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ को कवर करता है फेयरली कॉम्पनसेशन, पनिशमेंट एंड कॉम्पनसेशन को भी कवर करते हैं। देन रिकॉग्निशन एंड राइट्स, फिर ये डैमेजेस और क्या हेल्प करते हैं, राइट्स को रिकग्नाइज करने में कि अगर हमारा कोई हक है, चाहे वो कितने रुपए का भी क्यों ना हो, छोटे से छोटे अमाउंट का भी क्यों ना हो, बट रॉन्ग इज़ रॉन्ग, तो हमें उस चीज़ का तो डैमेज मिलना चाहिए और वो रिकग्नाइज होना चाहिए, राइट, कि अगर आप किसी से उनका हक लोगे तो यू हैव टू पे फॉर दैट। सो देयर आर दीज आर द थिंग्स, फेयर कॉम्पनसेशन, पनिशमेंट एंड कॉम्पनसेशन, रिकग्निशन ऑफ राइट, दे आर दीज आर द थिंग्स वाई द डैमेजेस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। Precise performance of the contract. You agree to purchase a one of a kind antique and the seller tries to back out. ठीक है, आप एक एंटीक चाहते थे परचेज करना और जो सेलर था वो नहीं बेचना चाह रहा था। द कोर्ट माइट ऑर्डर देम टू फुलफिल देयर प्रॉमिस एंड सेल यू एंटीक एज अग्रीड। क्योंकि आपकी उस सेलर से पहले बात हो चुकी थी तो कोर्ट उस सेलर को इंस्ट्रक्ट कर सकता था, आगे के लिए ऑर्डर दे सकता था कि यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस एज यू हैव प्रॉमिस्ड विद द कंज्यूमर दैट कि आप उसे एंटीक सेल करेंगे तो उस शॉपकीपर को आपको वो सेल करना पड़ता, ठीक है। तो ये है प्रिसाइज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस वेयर द कोर्ट को डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, तो इसमें क्या होता है, कोर्ट एग्जीक्यूट करवाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे फुलफिल करवाता है। नॉन मॉनिटरी कॉम्पनसेशन, अ रेयर इररिप्लेसेबल आर्टिफैक्ट वॉज, यानी कि एक बहुत ही रेयर और ऐसा जिसकी कोई जगह नहीं ले सकता, इररिप्लेसेबल आर्टिफैक्ट वॉज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कैश कॉम्पनसेशन वुड नॉट एडिक्वेटली रिप्लेस इट्स यूनिक वैल्यू। अब जैसे इस पर्सन को हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में एंटीक चाहिए था, चाहे कैश नहीं एंटीक, तो उसकी वैल्यू अलग है एंटीक की। कुछ लोगों को शौक होता है, वो कहते हैं ना शौक बड़ी चीज़ है, तो कुछ लोगों को शौक होता है। सो अब एक चीज़, एक सामान है जो उसे कहीं और नहीं मिल सकता, उस कोई वो सामान अगर कहीं भी अवेलेबल होता तो वो शायद कैश ले लेता या डैमेजेस किसी और वे में भी ले लेता। बट कोर्ट को यही ऑर्डर क्यों देना पड़ा कि आप परफॉर्मेंस को फुलफिल करो शॉपकीपर को, जस्ट बिकॉज वो वहीं से ही मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ एंटीक, उसकी एक वैल्यू है। नो स्टैंडर्ड फॉर डैमेजेस, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व वन ऑफ ए काइंड सर्विस। इस इन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में, प्रिसाइज परफॉर्मेंस में, वन ऑफ ए काइंड, एक ही टाइप की, मतलब ऐसी सर्विस होती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। जैसे अब हमने एंटीक का एग्जांपल देखा था, ठीक है। विद नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट वैल्यू, डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक डैमेजेस इज चैलेंजिंग। केसेस वेयर डैमेजेस आर इनएडिक्वेट, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीड्स, अब ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे डैमेजेस इनएडिक्वेट होते हैं, कुछ पता ही नहीं होता उनका कितना मॉनेटरी वैल्यू है। द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लीड टू लॉस दैट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई इन मॉनेटरी टर्म्स एंड डैमेजेस वॉन्ट वुड नॉट फुल्ली कवर द इम्पैक्ट। तो हम अगर मॉनेटरी वैल्यू में भी उसको काउंट करेंगे तो क्या पता वो पूरा कवर ना कर पाए, राइट। तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू बिल्कुल हमें नहीं पता होती है। देन केसेस वेयर एग्जीक्यूशन शेल नॉट बी ग्रांटेड, अब ऐसे केसेस भी है जहाँ पे एग्जीक्यूशन यानी कि कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करता है, जहाँ पे ग्रांट नहीं होते हैं। एडुकेट रिलीफ थ्रू डैमेजेस, जहाँ पे आपको डैमेजेस पे करने से, यानी कि कोर्ट को ये नहीं बोलना पड़ता कि आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो, आपको पे कर दिया कॉम्पनसेशन या डैमेजेस, इतना आपकी जो डैमेजेस हुए होते हैं ना वो फुलफिल हो जाते हैं पैसों से, तो वहाँ पे कोर्ट को परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर नहीं देना पड़ता। देन कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टीमेबल, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्लियर थी एंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ब्रीच कैन बी ईजिली डिटरमाइंड, और आपकी जो ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी ईजी है डिटरमाइन करने की, कोर्ट सीधा डैमेजेस पे करने को कह देता है, वो परफॉर्मेंस पे वो नहीं आता। ये जो चीज़ें अभी हम कर रहे हैं ना कवर, केसेस वेयर एग्जीक्यूशन, तो ये वो चीज़ हो रही है जहाँ पे कोर्ट को ये नहीं बोलना पड़ता कि आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो, ये बात नहीं हो रही है कि डैमेजेस पेमेंट करो, ये बात हो रही है सिर्फ कि अपना प्रॉमिस है अगर आपने नहीं फुलफिल किया तो अब आप पैसे दो। तो प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं करने को बोलता कोर्ट, उस जगह पे पैसों की बात क्यों आती है, हम ये पढ़ रहे हैं। पर्सनल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ पर्सनल सर्विस दैट आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी ईजिली रिप्लेस, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल सर्विस इन्वॉल्व कर रहा है जो कि दैट आर यूनिक, जो अलग है और पर्टिकुलर है, इंडिविजुअल कैन नॉट बी ईजिली रिप्लेस्ड, और वो इंडिविजुअल के थ्रू ईजिली रिप्लेस नहीं हो सकती। देन इनएबिलिटी टू सुपरवाइज एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब ऐसी जगह पे एग्जीक्यूशन बोल देगा कोर्ट की कॉन्ट्रैक्ट टूटा, की
आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, जहाँ पे कोर्ट ध्यान नहीं रख सकता। तो वहाँ पे कोर्ट एग्जीक्यूशन की ऑर्डर पास करने की जगह कोर्ट कहता है कि आप एक काम करो, आप अपने डैमेजेस बता दो, मॉनेटरी वैल्यू में सेटलमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। देन कॉन्ट्रैक्ट लैक ऑफ फेयरनेस एंड सिंप्लिसिटी, जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे भी जो होता है थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं होती परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे भी एग्जीक्यूशन मुश्किल हो जाता है। देन सूट अपॉन कॉन्टेम्प्ट मैरिटर, अंडरस्टैंडिंग फेयर कॉम्पनसेशन। देखो जो ये टर्म है, ये इसका मीनिंग है कॉम्पनसेशन के लिए, ये आया ही, इनके अंदर जो मैटर्स आते हैं, केसेस आते हैं, वो कॉम्पनसेशन के ही आते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग है एज मच एज अर्नड इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट, इट सिग्निफाइज पेमेंट इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन। यानी कि ये बात करता है, इसके अंदर जो केसेस आते हैं वो ये बात करते हैं कि जो पेमेंट है आपकी, मतलब जो आपकी फेयर पेमेंट बनती है वो आपको मिलनी चाहिए, जितना काम आपने किया उतने पैसों के आप हकदार हो, कोर्ट वो हक दिलाता है इन केसेस के अंदर आपको। ठीक है, सो इसके की पॉइंट्स भी समझ लेते हैं अब हम। Literal meaning, expression, contempt marital translates to as much as earn, indicating a fair proportionate payment, यानी fair payment कोर्ट दिलवाता है आपको जो आपके काम की कीमत है। Payment principle, it establishes the principle of compensation someone based on the actual work and service provide। तो ये एक कॉम्पनसेशन एक फेयर प्रिंसिपल पे चलता है, जिसमें कॉम्पनसेशन देना होता है अगर आपने कुछ गलत किया है, तो वर्क किसी की कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया रहता है, और वो भी एक्चुअल वर्क और सर्विस प्रोवाइड पे भी, अगर एक्चुअली ब्रीच हुआ भी है या नहीं, और आपने सर्विस प्रोवाइड की भी है या नहीं, आपको मतलब कि सच में ठगा गया है क्या, हर चीज़ों को चेक करते हो, बिकॉज ये फेयरनेस पे चलता है ये प्रिंसिपल। देन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, contractual limitations, these concepts become relevant when a contract cannot be fully performed due to certain circumstances। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो रेलेवेंट है तब बनता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से जो भी सर्कमस्टांसेस थी उसको देखते हुए, मतलब दिस परफॉर्म नहीं होता, जैसे कि दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स रेलिवेंट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फुल्ली परफॉर्म ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसिस। कोई कुछ सर्कमस्टांसिस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसको देखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं इस प्रिंसिपल को। देन कॉम्पनसेशन अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे इन सिचुएशन वेयर वन पार्टी हैज़ ऑलरेडी डिलीवर गुड्स, जैसे एक पार्टी ने ऑलरेडी गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दी है कॉन्ट्रैक्ट की रूल्स के अकॉर्डिंग, बट उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, फेसिस कंस्ट्रेंट्स इन कंप्लीट परफॉर्मेंस, क्वांटम मेरिट अलाउज देम टू सीक फेयर कॉम्पनसेशन। बट अब उनका कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, उनको उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, तो यहाँ पे अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते तो फिर इस प्रिंसिपल के अंडर हम केस को लेके जाएंगे, तो उनको फेयर कॉम्पनसेशन, उनके फेयर पैसे मिलेंगे, और उस दौरान डिले और पेमेंट की वजह से कोई डैमेजेस या कोई लॉस भी अगर हुआ है तो वो भी मिलेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर इज़ हायर्ड टू रेनोवेट अ हाउस बट ड्यू टू अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसिस। अब एक कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया था अपने हाउस रेनोवेशन के लिए, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर हुआ था अपने हाउस कॉन्ट्रैक्टर हायर किया गया था अपने हाउस के रेनोवेशन के लिए एक पर्सन के थ्रू, बट ड्यू टू अनफोर्सिन, एक ऐसी चीज़ें थी जो हम देख नहीं सकते आगे की, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस थी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। द कॉन्ट्रैक्टर हैविंग ऑलरेडी परफॉर्म पार्ट ऑफ द वर्क में सी कॉम्पनसेशन। कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम किया है ना, आधा किया है, आधे से ज़्यादा किया, आधे से कम किया, वो जितना भी काम किया उसका उसे पैसा मिलना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही इस प्रिंसिपल के अंदर आता है, अगर उसे नहीं मिलता पैसा तो वो कॉन्टेम्प्ट मेरिट के अकॉर्डिंग वो जाके कोर्ट के अंदर उस चीज़ के लिए बोल सकता है। देन सूट फॉर इंजंक्शन, ठीक है, इंजंक्शन इज द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट नॉट टू डू समथिंग, सो सीकिंग कोर्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड एक्शन। तो हम को इंजंक्शन ले लेते हैं कोर्ट से जब हमें कुछ कुछ एक्शन होता है जो हमें नहीं चाहिए होता, तो हम कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लेते हैं, कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है, तो इंजंक्शन इज़ दैट ओनली। मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि इंजंक्शन का क्या मीनिंग होता है।
दैट कोर्ट कुछ ना करने के लिए ऑर्डर पास करिए किसी को कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग, सो वी आर इशूइंग द इंजंक्शन अगेंस्ट इट। नाउ इसके की पॉइंट्स क्या है? अ कोर्ट ऑर्डर दैट टेल्स समवन टू स्टॉप डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। देन पर्पस क्या है इसका? व्हेन वन पार्टी ब्रेक्स द अग्रीमेंट बाय डूइंग समथिंग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आप ऐसे साइन करो, साइन भी हो जाता है, बट वो पार्टी ना बोलने के बाद भी कर देती है, तो उस स्टेज पे इंजंक्शन इशू होता है कोर्ट के थ्रू कि आपने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका। लेट्स से यू एंड अ नेबर्स साइन अ एग्रीमेंट दैट दे वांट बिल्ड अ फेंस ब्लॉकिंग योर सनलाइट। अब आपके नेबर ने फेंस ना बनाने का आपसे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद भी वो बनाता है, तो उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। अब आप कोर्ट में जा सकते हो और इंजंक्शन इशू कर सकते हो ताकि उसकी बिल्डिंग को आप स्टॉप कर सको, मतलब उसकी जो फेंस है उसको आप रोक सको या हटा सको। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। लंबी वीडियोस थी, बट जो टॉपिक कवर करना था, मुझे सारे पॉइंट्स कवर करने थे, वो इसी वीडियो में करने थे। तो आई होप अगर फिर भी कोई डाउट होता तो प्लीज़ आस्क, एंड कोई भी सजेशन अगर आपको शेयर करना है तो प्लीज़ प्लीज़ यू कैन शेयर, फील फ्री। देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।